मॉर्निंग बच्चों। अब तक हम यहाँ पर हमने पहली एक्टिविटी तक पहुँच गए थे। आशा है आपने ये अपना होमवर्क कर लिया होगा। जो कि होमवर्क था हमारा, ये टेबल को हमें इस तरह से एक पिक्चर ग्राफ के रूप में दिखाना था। आइए अब हम आगे चलते हैं। ग्राफ को समझकर उसकी व्याख्या करना और डाटा पैटर्न की पहचान करना। ठीक है, डाटा पैटर्न की मैंने पहचान करना बताया था कि ग्राफ में अभी जैसे इम्प्रूव हो रहा है कि हमारा डिक्लाइन हो रही है कोई कर्व, तो हमें समझ जाए कि कम हो रहे हैं। जैसे हमने मार्क्स का एग्जांपल लिया था, अगर हम अपने मार्क्स को इस तरह से दिखाते हैं कि फर्स्ट टर्म में ऐसे आए हैं, फिर सेकंड टर्म में बढ़े हैं और थर्ड टर्म में अगर ये इस तरह से मार्क्स को दिखाते हैं, तो हम पहचान कर पा रहे हैं कि पहले इतने मार्क्स आए हैं, फिर सेकंड टर्म में बढ़े हैं और फिर थर्ड टर्म में फिर घट गए हैं। तो ये हमारा डाटा को पहचानने की, पैटर्न को पहचानने की तकनीक है। अब ग्राफ क्या होता है? ग्राफ चार्ट एक डायग्राम है जो दो वेरिएबल को समकोण बनाते एक्सेस पर उनके बीच में संबंध स्थापित करता है। समकोण बनाते एक्सेस ये वाले, ठीक है। कोई भी ग्राफ बनाते हैं हम इस तरह से दो लाइनें लेते हैं, ये एक्सेस बोलते हैं, ठीक है। इसको एक्स एक्सिस बोल देते हैं, इसको वाई बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ दो वेरिएबल होंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ हम लिखते हैं कि ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ टर्म्स के मार्क्स हैं और यहाँ पर क्या होंगे, ये मार्क्स हैं। ये हमारे टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, ठीक है। फर्स्ट टर्म में कितने मार्क्स आए, 10, 20, 30, इस तरह से लिखेंगे, 40, 50, 60, 70। तो यहाँ 30 आए, यहाँ पर लगभग 40 आए और यहाँ पर कितने आए, 20 आए। तो इस तरह से हम एक ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर दो वेरिएबल हो गए, एक को हम यहाँ एक्स एक्सिस पे दर्शाते हैं, एक को वाई एक्सिस पे दर्शाते हैं। तो सबसे पहले, ठीक है, 1785 में स्कॉटलैंड इंजीनियर और राजनीतिक अर्थशास्त्री विलियम प्लेफेयर ने लाइन चार्ट, बार चार्ट और पाई चार्ट के रूप में डाटा को दर्शाया था। ठीक है, लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट क्या है, ये हम अभी कुछ थोड़ी देर में समझ लेंगे। आगे आते हैं। बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट के अलावा भी चार्ट्स होते हैं। स्कैटर चार्ट होता है, एक एरिया चार्ट होता है, बबल चार्ट होता है, रेडार चार्ट है, डोनट चार्ट है। तो इस तरह से हम बहुत सारे चार्ट हैं, हम धीरे धीरे सभी चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, न्यूमेरिक डाटा, मैंने आपको पहले, अगर पुरानी वीडियो आपने ध्यान से देखी होगी तो मैंने आपको न्यूमेरिक डाटा बताया था। जो भी डाटा हम नंबर की फॉर्म्स में लिखते हैं, जैसे हमने मार्क्स को लिखा था, ठीक है, क्लास को लिखा था, सीरियल नंबर लिखा था, ये क्या होता है, न्यूमेरिक डाटा। तो न्यूमेरिक डाटा जो भी नंबर हैं, ठीक है। न्यूमेरिक डाटा कितने तरह टाइप का होता है, ठीक है, अंक के आधार पे। एक होता है डिस्क्रीट, एक होता है कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। डिस्क्रीट डाटा वो होता है जो कि पूर्णांक डाटा, जिसको हम गिनने के लिए यूज करते हैं कि ये, अगर हम मान लो सेब गिनते हैं, यहाँ पर कितने सेब हैं, 4 सेब हैं, ठीक है। और कॉन्टिन्यूस डाटा है, मापने के लिए यूज किया जाता है। जैसे 5.5 इंच की हाइट है, 2.5 किलो है, 101.5 डिग्री का तापमान है, तो ये सब है कॉन्टिन्यूस। और पूर्णांक मतलब अगर हम पूरा पूरा नंबर में गिनते हैं, कोई चीज़ गिन सकते हैं, तो वो क्या होता है, डिस्क्रीट डाटा। ये फ्रैक्शन या डेसिमल, फ्रैक्शन मतलब हम 2/3, वो फ्रैक्शन भिन्न या दशमलव में नहीं लिख सकते, ये दशमलव और भिन्न में लिखा जा सकता है। एक कक्षा में बच्चों की संख्या, लाइब्रेरी में किताबों की संख्या, ये एक उदाहरण है। बच्चों की संख्या, जैसे इस कक्षा में 50 छात्र हैं, ऐसा तो नहीं होगा कि 50.5 हैं, ठीक है। लाइब्रेरी में 500 किताबें हैं, ऐसे तो नहीं होगा कि 500.2 किताबें हैं। तो इस तरह से, तो उदाहरण यहाँ पर कॉन्टिन्यूस में तापमान 101.5, 2.5, 5.5, लंबाई हो गई 5.5 इंच की। तो इस तरह से ये कॉन्टिन्यूस डाटा हो गया। जो डिस्क्रीट डाटा हो, कॉलम चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, स्कैटर चार्ट, इनके फॉर्म में दिखा सकते हैं। जो कॉन्टिन्यूस डाटा होगा वो लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, इनके फॉर्म में दिखाया जाता है।
आप टेंशन ना लें, ये अभी आपको थोड़ी देर में समझाया जाएगा। बस आप इतना ध्यान रखिए कि कॉन्टिन्यूअस जो पॉइंट्स में आएगा, तापमान, वजन, लंबाई, जिसको मापा जाता है, ठीक है, कोई भी चीज़ मापी जाती है वो कॉन्टिन्यूअस में आएगा। डिस्क्रीट वह है जो गिना जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, अभी आपका होमवर्क मिलने वाला है, इसी चीज़ पे एक एक्टिविटी आने वाली है। तो इससे पहले हमने ग्राफ को कहाँ कहाँ हमारे डेली लाइफ में देखा है। ईसीजी, अगर आप ईसीजी कहीं करवाने गए हैं, ईसीजी को पूरे फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। ईसीजी, दिल के लिए ईसीजी कराते हैं ना, तो इस तरह की वेव्स बनी हुई आती हैं, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। यह एक ग्राफ के रूप में दिखाते हैं कि हृदय किस तरह से काम कर रहा है, धड़कने की गति को दिखाते हैं, फ्रीक्वेंसी को दिखाते हैं, जिससे हमारे डॉक्टर समझ जाते हैं कि ये अच्छे से काम कर रहा है। एक और होता है सिज्मोग्राफ। सिज्मो या सिज्मिक होता है जो भूकंप से रिलेटेड, ठीक है, जो कंपन को पता चेक करती है, ठीक है। सिज्मोग्राफ क्या होता है, कितना तीव्र भूकंप आया है ये पता लगाता है सिज्मोग्राफ, ठीक है। जैसे ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उससे कंपन पैदा होता है, या भूकंप आता है तो उसको एक ग्राफ की फॉर्म में एक सिज्मोग्राफ दिखा देता है, ठीक है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि जो इससे झटका पैदा हुआ भूकंप से वो कितना तीव्र था। इसके अलावा इसका प्रयोग पेट्रोल की खोज और धरती की परतों की छानबीन के में भी किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर अभी मैंने कहा था कि आपका डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस डाटा पे अभी आपका काम मिलने वाला है, तो ये काम आ गया। अब आपको इस डेटा पर टिक करना है, डी डिस्क्रीट के लिए है, उसी कॉन्टिन्यूस डेटा के लिए आपको जस्ट इतना बताना है, और ये आप अपनी नोटबुक में भी कीजिएगा कि कौन सा डेटा डिस्क्रीट है, कौन सा कॉन्टिन्यूस है। विराट कोहली के 50 मैच में उनकी औसत बैटिंग रन रेट, ठीक है, औसत कितनी रही होगी, कितने, ठीक है, वो डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूस है। 10 मोहल्लों में कुल मकानों की संख्या डिस्क्रीट होगी या कॉन्टिन्यूस होगी। 2017 में 12 महीनों का न्यूनतम अधिक तापमान डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूस है। दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में औसत बारिश। तो ये सब आप कीजिएगा और दिखाइएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका ठीक है या गलत है। ये मत सोचिए कि मैं ये ठीक कर रहा हूँ या गलत, जितना भी आपको समझ में आया उसके अनुसार कीजिए, कुछ भी गलत या सही नहीं है, जो भी आप करेंगे सब सही है, बस जो भी पर करिए ज़रूर और दिखाइए मुझे। अब आते हैं ग्राफ्स कितने तरह के होते हैं, चार्ट या ग्राफ्स। तो हमारे पास बहुत तरह के ग्राफ होते हैं, उनमें से कुछ ग्राफ ये हैं, बार चार्ट, पाई चार्ट, ठीक है, ग्राफ को हम चार्ट भी बोल देते हैं, बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, स्कैटर चार्ट। ये तो ये 5 कुछ टाइप हैं। बार चार्ट में भी हम 2 तरह से बना लेते हैं, हॉरिजॉन्टल बार से बना लेते हैं, ठीक है, इस तरह से, ये हो गई हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये है वर्टिकल, ठीक है। तो ये वर्टिकल बार चार्ट 2 तरह से हम ग्राफ बना देते हैं, एक इस तरह से, एक इस तरह से होता है ग्राफ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सामने आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, कॉलम चार्ट, ठीक है। कॉलम को या वर्टिकल बार चार्ट लगभग एक जैसा ही है, तो आप देख लीजिए। एक कॉलम चार्ट आमतौर पर क्षैतिज अक्ष के साथ श्रेणियां दिखाती है, ठीक है ना, क्षैतिज ये क्षैतिज अक्ष हो गया, और ऊर्ध्वाधर मान अक्ष के साथ, ठीक है, वाई एक्सिस के साथ मूल्य दिखाती है, ठीक। कुछ श्रेणियों में वैल्यूज से तुलना करने के लिए या समय की अवधि में डेटा परिवर्तन के लिए दिखाने में उपयोगी है, ठीक है। समय के अनुसार ये डेटा, मैंने जैसे बताया था कि फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में, थर्ड टर्म में ये समय में चेंज हो रहा है, वो हम कहाँ दिखाएंगे, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस को बोलते हैं क्षैतिज श्रेणी जो धरती पर है, ऊर्ध्वाधर वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ मूल्य दिखाएंगे कि ये 20 नंबर, यहाँ 10 मार्क्स, 20, 30, 40, इस तरह से हम दिखा सकते हैं। लाइन ग्राफ, ये आंकड़ों का रुझान, ये सबसे ज़्यादा आपने क्रिकेट मैच में देखा होगा। मान लीजिए हम पहले क्रिकेट की बैटिंग कर रहे एक टीम की, हमने रेड से रन रेट दिखा देते हैं, फिर दूसरी जो बैटिंग कर रही है हम उसकी भी रन रेट दिखाते हैं, तो हमने सेम टाइम पर 2 लोगों को या 2 आंकड़ों को हमने दर्शाया है कि इस समय वो यहाँ था, ये यहाँ है। तो जब हमें इस तरह से कोई डेटा को दर्शाना होता है तो हम क्या यूज करते हैं,
लाइन ग्राफ। देखो आंकड़ों के रुझान को समान अंतराल पर, ठीक है, सेम समान अंतराल पर ये यहाँ है और ये यहाँ है। तो इस तरह से हमें कोई डाटा दर्शाना हो तो सबसे अच्छा कौन सा ग्राफ होता है, लाइन ग्राफ। प्रदर्शित करने की तुलना करना आसान हो जाता है, ठीक है। जैसे दिन, महीने, तिमाही या वर्ष लेंगे तो इस तरह से। पाई चार्ट, पाई चार्ट है जब हमें बंटवारा दिखाना होता है, ठीक है, कि किसके हिस्से में कितना आया। अगर मान लीजिए हमने चुनाव देखे हैं, ठीक है, चुनाव में बहुत सारी पार्टियां हैं, तो अगर ये देखें ये ब्लू वाला अगर बीजेपी है, रेड कांग्रेस है, ये आम आदमी पार्टी है, तो इस तरह से हम बंटवारा दिखा सकते हैं किसी चीज़ का। तो पाई चार्ट की मदद योग के समान, ठीक है, एक डेटा श्रृंखला में वस्तुओं का आकार दिखाते हैं। एक पाई चार्ट में डेटा अंक पूरे पाई का प्रतिशत रूप में दिखाया गया है, प्रतिशत दिखाते हैं, ठीक है। तो ये इतने प्रतिशत है, ये इतने प्रतिशत है, ये इतने प्रतिशत है, उसको हम एक 360 डिग्री में बांट देते हैं। बार चार्ट, बार चार्ट व्यक्तिगत वस्तुओं की तुलना को दर्शाते हैं, ठीक है। एक ये इस समय यहाँ था, अब यहाँ है, मतलब ये पिछले साल यहाँ था, व्यक्तिगत वस्तु है। मान लीजिए दाल का प्राइस है, ये 2001 में यहाँ पर था, हम 2001 और 2002 में यहाँ है। तो हमें व्यक्तिगत वस्तु का चार्ट का हमें पता लग गया कि प्राइस कम हुआ है, ठीक है, और ज़्यादा ही कम हुआ है, इतना हमें पता लग जाता है। तो ये हो गया बार चार्ट की तरह से दर्शाना, ठीक है। और बार चार्ट को हम इस तरह से भी दर्शा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम वैल्यूज ले सकते हैं। अगला है एरिया, ठीक है, ये लाइन चार्ट में ही है। अगर हम यहाँ पर इसको फिल कर दें तो ये एरिया होता है। प्लॉट किए गए मूल्यों का योग दिखाकर एक एरिया चार्ट में पूरे हिस्से का संबंध भी दिखा सकता है। तो हम यहाँ से एरिया दिखा सकते हैं कि ये इतने टाइम पे इतना होता है। ज़्यादातर ये दिखाया जाता है, हम जैसे डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है, तो ये इस तरह से शेयर मार्केट में ज़्यादातर इस तरह के ग्राफ्स का यूज होता है। स्कैटर चार्ट है। स्कैटर चार्ट क्या है, आमतौर पर संख्यात्मक मानों को दिखाने और उनकी तुलना करने का लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग कंडीशन पर उसकी संख्यात्मक मान, मतलब उसकी वैल्यू कितनी आ रही है। मान लो एक हमने कोई भी इक्वेशन ले लिया, किसी भी तरह का साइंटिस्ट किसी चीज़ को चेक कर रहे हैं, तो वो चेक करते हैं कि यहाँ पर इसकी वैल्यू इतनी आई है, यहाँ इतनी आई है, जब और दूसरे सॉल्यूशन की वैल्यू ये इतनी दे रहा है, ये इतनी दे रहा है। तो इस तरह से हम स्कैटर चार्ट का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर हम अच्छे से समझते हैं कि हमारा बार चार्ट क्या होता है या कोई भी चार्ट क्या होता है। यहाँ पर इंडिया की लिटरेसी रेट 2016 को दर्शाया गया है। लिटरेसी रेट मतलब साक्षरता दर, पढ़े लिखों की दर, ठीक है। तो ये दिखाया गया है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर ये हमारी वाई एक्सिस है और ये हमारी एक्स एक्सिस बोल देते हैं इस लाइन को, और इसको वाई एक्सिस। तो 2001 में साक्षरता दर कितनी थी, 63%। अब यहाँ से देखेंगे उन्होंने 5-5 के गैप में इसे वैल्यू रख ली, 5, 5, 60, 65, 70, 75, 80। तो 63 कहाँ आएगा, 60 और 65 के बीच में, यहाँ 63 आ जाएगा। ये 2011 में कितनी है, हो गई 69%। तो यहाँ से बढ़कर 69% हो गई, ठीक है। 10 साल में कितनी परसेंट बढ़ गई, 6% हमारी साक्षरता दर बढ़ गई। और अगर इसे किसी टेबल में लिखते तो यही चीज़ लिखी हुई चीज़ समझने में बहुत टाइम लग जाता, ठीक है। हम यहाँ पर लिखना नहीं पड़ रहा, अब हमें सब कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ दिख रहा है, और यही इसीलिए हम ग्राफ का उपयोग करते हैं कि चीज़ें आसानी से समझ में आ रही है। देखो 2011 से 2015 में के बीच में कितनी बढ़ गई, 4%, यहाँ से 69 से 73% हो गई। और 2015 से 2016 में एक ही साल में ये कितनी हो गई, 2% बढ़ गई। तो यहाँ पर 2% बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ भी अगर हमसे पूछा जाए कि 2011 में कितनी थी, 2015 में कितनी थी, 2001 से 2016 में कितने परसेंट बढ़ी, तो देखो 12% बढ़ी। 2001 से 2015 में कितनी बढ़ी, 2001 से 2000। तो हम यहाँ पे कोई भी अगर हमसे कुछ भी किसी भी तरह का सवाल किया जाता है तो हम आसानी से बता सकते हैं।
इनको बोलते हैं बार वैल्यू। 75, 73, 76 ये क्या है, बार वैल्यू है। थोड़ा बहुत ये समझ लेते हैं। देखो ये बोल यहाँ पे लिखा हुआ है वाई एक्सिस की वैल्यू है, ये एक्स एक्सिस की वैल्यू है। एक्स एक्सिस की ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट मतलब ये किसी पर निर्भर नहीं है, लेकिन वाई एक्सिस पर ये निर्भर है कि 2001 लिया तो 2001 पर ये वैल्यू निर्भर है कि 63% कब थी, 2001 पर। 2001 हमने कहीं से नहीं लिया। यहाँ पर हम 2002 भी ले सकते थे, ठीक है, वो हमारी मर्जी, वो किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो हमारी इच्छा पर ही डिपेंड कर रहा है। तो ये चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके चेंज होने से ये चेंज हो जाएगा क्योंकि ये इस वैल्यू पर निर्भर है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर क्या आएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, और वाई एक्सिस पर डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। एनालाइजिंग डेटा थ्रू ग्राफ्स, ठीक है, ग्राफ को डेटा के थ्रू समझना। अब ये एनालाइज करना, एनालिज मतलब समझना, विश्लेषण करना कि ये बढ़ रहा है, घट रहा है, कितने परसेंट, जैसे मैंने बताया कि ये इतने परसेंट बढ़ गया है, तब से इतना परसेंट बढ़ रहा है, कितने परसेंट बढ़ा है, तो ये 2001 से 2016 में कितना बढ़ा है, 2001 से 2015 तक कितना बढ़ा है। तो ये है विश्लेषण करना, उसका एनालिसिस करना। तो एनालाइजिंग डेटा थ्रू ग्राफ्स हैं। देखिए एक ग्राफ समझते हैं यहाँ पे, ये है पॉपुलेशन एस्टिमेट ऑफ टाइगर्स। तो टाइगर्स की 2006 से 2010 तक क्या ग्रोथ रही है, ठीक है। आप जानते हैं कि टाइगर एक समय पर कितना, क्या बहुत कम टाइगर रह गए थे, ठीक है। तो अब उसको समझते हैं। ये 2006 का जो डेटा होगा वो गोल्डन में दर्शाया गया है, 2010 को हमने रेड में दर्शाया है, ठीक है। तो 2006 में क्या स्थिति थी कि यहाँ पर शिवालिक गिगेंटिक प्लेन्स, ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइगर को सुरक्षित रखने के लिए हमारे यहाँ रिजर्व बने हुए हैं, तो उनका डाटा दिखाएं। तो शिवालिक गिगेंटिक प्लेन क्या, ये कहाँ हो गया, यूपी उत्तराखंड के आसपास हो गया। तो यहाँ पर यूपी उत्तराखंड हिमाचल, ठीक है, हिमाचल पर, हिमाचल के पास क्या है, शिवालिक है। तो वहाँ पर जो रिजर्व हैं, ठीक है, वहाँ पर 2006 में 297 टाइगर थे, जो अब बढ़कर कितने हो गए हैं, 353 हो गए हैं। ऐसे ही सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट्स, ठीक है, सेंट्रल इंडिया क्या हो गया, मध्य प्रदेश तरह के, और ईस्टर्न घाट का हो गया जो हमारा इस तरह, यहाँ पर उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है, ये तमिलनाडु का, ये ईस्टर्न घाट बोलते हैं, ठीक है, पूर्वी घाट बोलते हैं इधर वाले को, ठीक है जी। अगर देखिए ये हमारा इस तरह से बनाया जाए, ठीक है, हमारे देश को अगर इस तरह से दर्शाया जाए रफली, तो ये है हमारा सेंट्रल और ये हमारा सारा क्या है, ईस्टर्न घाट है, ठीक है। सेंट्रल मतलब मध्य में, और ये पूर्वी तट। तो यहाँ 601 टाइगर थे, वो अभी 601 हैं, ठीक है। वेस्टर्न घाट, ये सारा हमारा वेस्टर्न घाट बोलते हैं, पश्चिमी, ठीक है, तट बोलते हैं। तो यहाँ पर 412 टाइगर थे, जो अब बढ़कर कितने हो गए, 534 हो गए हैं। नॉर्थ ईस्ट हिल्स एंड ब्रह्मपुत्र फ्लड्स, जो इधर का है, ठीक है, ये एरिया है, इसमें और यहाँ का एरिया भी काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने 100 टाइगर थे, ठीक है, वो बढ़कर 148 हो गए हैं, ठीक है। और सुंदरबन में 2006 में कोई भी टाइगर नहीं था। सुंदरबन कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है, यहाँ पर। तो ठीक है, सुंदरबन में 70 टाइगर थे, अब हैं, 2006 में कोई भी नहीं था। तो यहाँ पर टाइगर को लाया गया है और उनको बढ़ाने की कोशिश की गई है। और अब टोटल देखें पूरे भारत में, जो 2006 में कितने टाइगर थे, 1411, और जो बढ़कर कितने हो गए, 1706। तो इस तरह से हम डाटा को एनालाइज करते हैं, ठीक है, विश्लेषण करते हैं कि कहाँ पर कितना हुआ, और इस तरह से हम इजीली कोई भी चार्ट या ग्राफ को हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है। कल से हम ये ग्राफ अपना, देखिए यहाँ पे डाटा दिखाया गया है, इस ग्राफ को हम अपने एक्सेल में खुद बना कर देखेंगे, ठीक है। तो एक्सेल फाइल में ये हम कैसे बनाना है, किस तरह से दर्शाना है,
अब हम इसका फिर प्रैक्टिकल करेंगे। कब करेंगे? कल करेंगे। तो आज ये पूरा आपको सुनना है, ठीक है, और ध्यान देना है, ठीक है। और खुद अपने आप जो बुक अगर आपके पास नहीं है तो मुझे बोल दीजिए, मैं आपको डाउनलोड करने के लिए लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।